तुरंत ओसामा ने अपनी वाइफ को नेवी सील के मुंह पे फेंका और नेवी सील ने जब उस हार्ड ड्राइव को लगा के चेक किया तो पता चला ओसामा अडल्ट कंटेंट देखता है। वैक्सीन के बहाने ओसामा के बच्चों का डीएनए लेने का प्लान था और जैसे ही गेट पे पहुंच के बेल बजाई, टोरा बोरा से निकल के ओसामा घोड़ों और खच्चरों पे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ घुस गया। My country is at war. I decided to come here and मिरर के रिफ्लेक्शन से पहाड़ों पे कोड बना के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ओसामा मैसेज भेजने लगा। कंपाउंड के बाहर ही इंफ्रारेड कैमरा लाए और ओसामा की बॉडी हीट से थर्मल इमेजेस निकाले। ओसामा का डीएनए दोनों हेलीकॉप्टर में बांट लिया और पाकिस्तान के रडार के नीचे से उड़ाने लगे और सीक्रेटली कंपाउंड के चारों तरफ जो पेड़ थे उसमें लिसनिंग डिवाइसेस छुपा दी। कुछ भी करो लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, आजकल शॉर्ट कंटेंट कंजम्पशन को लेके हर कोई बहुत कंसर्न्ड है। डूम स्क्रॉलिंग, ब्रेन रॉटिंग, अटेंशन स्पैन डेफिशिएंसी, ये सब टर्म्स आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। कंटेंट कंजम्पशन या मोबाइल चलाने को बस लोग टाइम वेस्ट ही समझते हैं, लेकिन क्या मोबाइल में कुछ भी देखना खराब है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। इसी सेम मोबाइल को आप कुछ यूजफुल कंस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं वर्ल्ड में जिन्होंने ऑनलाइन चीजें सीख के खुद को ग्रो किया है। ऐसा ही एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखो ऐप। 5 करोड़ लोग इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। सीखो ऐप को IITians ने बनाया है और ये इस समय देश का नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है। यहाँ आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप कुछ सीख सकते हो, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस बनाना हो, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट करवाने जैसे गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनको करने के आसान तरीके सीखने हो, या फिर YouTube, Instagram पे ग्रो करने की स्ट्रैटेजी सीखनी हो। यहाँ सब कुछ आप सीखो ऐप पे सीख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, 11 सितंबर 2001 को जब यूएस के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हमला हो रहा था, तो सेम टाइम पे जो ओसामा था जिसने ये हमला करवाया था, वो अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड में एक पहाड़ी एरिया है, और वहीं यूएस के अंदर जैसे ये हमला हुआ तो हमला होने के सेम डे यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज थी जो CIA, FBI और NSA, ये बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। सबसे पहला काम किया कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हुए थे उनके पासपोर्ट्स और वीजा के जो रिकॉर्ड्स थे उनको निकाल के चेक करना स्टार्ट किया, और ऐसे करके छोटी से छोटी डिटेल्स इन्होंने पता की, और फिर उनमें से 19 लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया जिनको लगा कि ये ही हाईजैकर्स हो सकते हैं। अब ये हमला हो चुका था, जो भी प्लेन था उसके अंदर जितने भी लोग थे, सारा सामान, हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक एक डिटेल्स पता करनी थी कि ये जो 19 हाईजैकर्स थे जिनके नाम सामने आए थे, उनमें से जो मोहम्मद अटा नाम का हाईजैकर था उसका बैग गलती से, ये कोइंसिडेंस था, उसका बैग गलती से कनेक्टिंग फ्लाइट में डिले की वजह से बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर ही छूट गया था। अब इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए CIA की टीम इस बैग को लोकेट करके वहां पहुंचती है और उसको खोलती है, और लकीली इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस बैग के अंदर जो डिटेल्स वो ढूंढ रहे थे सारी की सारी एक ही जगह मिल गई थी। इस बैग के अंदर अलकायदा के जो इंस्ट्रक्शंस थे, ट्रेनिंग, प्लानिंग, मैनुअल्स, हर एक चीज थी। यहां तक कि मोहम्मद अट्टा जो था उसका जो वसीयतनामा था वो तक इसके अंदर मिल गया था, और इन्हीं सारी डिटेल से कंफर्म हुआ कि इसके पीछे अलकायदा के ओसामा का भी हाथ है। और इसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं है। ये जो 19 हाईजैकर्स थे ये यूएस में जब से आए थे उनकी पुरानी कॉल्स, ईमेल्स, बैंक के ट्रांजैक्शन ये भी ट्रैक करना स्टार्ट किए, और यही सारी चीजें ढूंढने में इनको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो सारा अटैक है ये अलकायदा नहीं कराया, क्योंकि इन हाईजैकर्स के पास जो फंडिंग आ रही थी यूएस के अंदर वो अलकायदा से आई थी, जो इन्होंने दुबई के अकाउंट से वायर ट्रांसफर की थी। और ये जितने भी हाईजैकर्स थे इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में ट्रेनिंग की थी। अब यहां से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हो गया था कि अलकायदा का काम है, लेकिन ये जो अलकायदा नाम है ये यूएस के लिए नया नहीं था। CIA की टीम ने अगस्त 2001 में ही, यानी कि हमले से 1 महीने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अलकायदा ऐसा कुछ करने वाला है। पास्ट में भी अलकायदा ने यूएस की एम्बेसी वगैरह पे बहुत बार हमले किए हैं, और यूएस जो है वो अफगानिस्तान से अलकायदा और ओसामा की डिमांड पहले भी करता रहा, और यूएस के पास ऑलरेडी अलकायदा का जो नेटवर्क था, ओसामा की डिटेल्स वो ऑलरेडी थी इनके पास। पूरे यूएस में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस चीज को। अब ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तो उसके बाद 20 सितंबर 2001 को
प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में जाके स्पीच देते हैं जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान से कहते हैं कि बिना किसी शर्त के पहले तो ओसामा हमको दो और दूसरा अफगानिस्तान के अंदर ये जो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं इसको तुरंत बंद करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो यूएस मिलिट्री एक्शन करेगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अफगानिस्तान दे ही देगा ओसामा को, वो इतनी बड़ी सुपर पावर से क्यों पंगा लेगा? लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी वो भी नॉर्मल नहीं थी। अफगानिस्तान में 1992 से सिविल वॉर चल रही थी जिसमें यह था कि अफगानिस्तान का 90% एरिया जो था वो तालिबान के कब्जे में था और 10% एरिया पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। और तालिबान ऑलरेडी जो लड़ाइयां लड़ रहा था अफगानिस्तान के अंदर उसमें ओसामा ने तालिबान की बहुत मदद की थी। फंडिंग से लेके तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने तक तालिबान की ओसामा ने बहुत मदद की थी और आइडियोलॉजिकली भी तालिबान और अलकायदा अलाइंड थे। तो ऐसे ही ओसामा को उठा के यूएस को देना तालिबान के लिए आसान नहीं था, तालिबान की खुद की सिचुएशन भी खराब हो जाए। तो जैसे ही यूएस ने ये डिमांड रखी तालिबान ने नेक्स्ट डे यानी कि 21 सितंबर 2001 को यह कहा कि आप ये जो कह रहे हो इसके प्रूफ दो कि ये जो हमला है ओसामा ने कराया, उसके बाद हम सोचते हैं इसके बारे में। और इसके साथ में तालिबान ने यह भी कहा कि ओसामा जो है वो हमारा मेहमान है, तो हम ऐसे ही अपने मेहमान को आपको उठा के नहीं दे सकते, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। अब देखिए यूएस जो था वो उस समय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और तालिबान ने जैसे ही ओसामा को देने से मना किया तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही यूएस ने सारी प्रिपरेशन की और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें यूएसए ने अफगानिस्तान में जो तालिबान का दुश्मन था नॉर्दर्न अलायंस उसके साथ मिलके तालिबान के जितने भी ठिकाने थे अफगानिस्तान के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया और ओसामा को ढूंढना स्टार्ट किया। बड़े से बड़े लीडर जो थे तालिबान के उनको एक एक करके मारना स्टार्ट किया और अफगानिस्तान के अंदर जो नॉर्दर्न अलायंस फोर्सेस जो यूएसए की मदद कर रही थी इससे यूएसए को बहुत फायदा हुआ लोकेशन वगैरह फाइंड आउट करने में और इनको मारने में। अब यूएसए जो था वो तालिबान को डे बाई डे हराता जा रहा था और अफगानिस्तान के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहा था। अब यहां से ओसामा की जो सिचुएशन थी वो भी खराब होने लगी, ओसामा के लिए भी छुपना मुश्किल होता जा रहा था। तो ओसामा ने क्या किया, ओसामा ने अपने बॉडीगार्ड को लेके अफगानिस्तान में यहाँ पे ये टोरा बोरा की पहाड़ियां हैं यहां पे आ गया। वो पाकिस्तान का बॉर्डर भी इसके पास में ही लगता है, यहाँ पे एकदम ये पहाड़ी एरिया है, तो ओसामा यहीं पे आके बैठ गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद ओसामा और जो उसके जितने भी लड़ाके थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेथड का यूज करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। बस कभी कभार जब जरूरत पड़ती थी तो एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज नहीं होता था तो यूएस की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वो सारे मेथड उनके फेल होते जा रहे थे। अब इसके बाद कई दिन तक यूएस ढूंढता है और 3-4 चीजें ऐसी होती हैं यूएस के सामने जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि ओसामा जो है वो टोरा बोरा में है। पहली चीज तो ये हुई कि यूएस ने जो अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के मेंबर्स पकड़े थे उनमें से ही एक ने बताया था कि उसने लास्ट जो को देखा था वो टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अब इस एक क्लू के बेसिस पे टोरा बोरा पे जाके यूएसए अटैक नहीं कर सकता था, टोरा बोरा बहुत बड़ा इलाका था और पहाड़ी एरिया था। अब इसके बाद दूसरी चीज ये हुई कि यूएस की जो एजेंसी की एक स्पेसिफिक टीम थी जो अलकायदा के अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल जो होते थे उनके थ्रू जो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे उनको बैठ के सुनती थी, तो उस कम्युनिकेशन के अंदर भी उन्होंने टोरा बोरा का नाम सुना। और इसके साथ साथ यूएसए की एक टीम थी जो अलकायदा के कम्युनिकेशन के तरीके पे स्टडी कर रही थी। उन्होंने बताया था कि अलकायदा के मेंबर पहाड़ियों में जो आपस में कम्युनिकेशन करते थे तो उसमें क्या करते थे कि मिरर के रिफ्लेक्शन से कोड में बात करते थे एक दूसरे से पहाड़ी के अंदर। तो टोरा बोरा की पहाड़ियों में भी ये रिफ्लेक्शन डेली दिखते थे इनको। और फिर एक दिन गलती से ओसामा ने अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल से कहीं पे बात करी तो ओसामा की वॉइस भी पकड़ी गई उसमें। एक्चुअली एक जलाल नाम का आदमी था जो 7 साल से ओसामा की वॉइस पे स्टडी कर रहा था, तो उसने आवाज सुन के कंफर्मेशन दिया कि ये ओसामा का ही स्पीच पैटर्न और अरेबिक डायलेक्ट है। अब जैसे ये सारी डिटेल्स इकट्ठी होती हैं तो इसके नेक्स्ट डे सारा इंटेल यूएस के वर्जीनिया जहां सीआईए का हेडक्वार्टर है वहां पे भेजा जाता है। उन्होंने सारे इंटेलिजेंस डेटा को कलेक्ट किया और इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड मैप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि इन्होंने जितना भी इंटेलिजेंस का डेटा था उसको ऑब्जर्व करके एक मैप बना दिया उसका, और फिर उसी मैप का यूज करके यूएस की सीक्रेट डेल्टा फोर्स जिसको मेजर डेल्टन फरी लीड कर रहे थे, इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को अपने साथ लिया, 70 सोल्जर्स और सीआईए की टीम अपने साथ रखी और टोरा बोरा की तरफ ओसामा को पकड़ने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही यूएस की डेल्टा फोर्स टोरा बोरा की पहाड़ी पे पहुंची तो 3 दिसंबर 2001 से 7 दिसंबर 2001 तक यूएस की डेल्टा फोर्स ने टोरा बोरा पे नॉन स्टॉप 4 दिन तक 7 लाख पाउंड बॉम्ब्स गिराए। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि ओसामा आखिर है कहां पे। अब यहां से ओसामा को समझ में आ गया था कि वो यहां पे ऐसे फंस जाएगा
और यूएस की डेल्टा फोर्स जो है उसको पता है कि ओसामा यहीं पे है, तो ये वापस ऐसे नहीं जाएंगे। तो ओसामा ने एक अनसिक्योर्ड रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू अफगान के नॉर्दर्न अलायंस जो टोरा बोरा में यूएस के साथ ही आई हुई थी, उसके साथ इस अनसिक्योर्ड रेडियो सिग्नल के थ्रू बात स्टार्ट करी। उसने कहा कि वो सरेंडर करने को रेडी है, लेकिन वो और उसके साथी नीचे आके सरेंडर तभी कर पाएंगे जब आप लोग बॉम्ब गिराना बंद करोगे। तो कहने का मतलब है कि वो इस कॉन्वर्सेशन में एक दिन की सीज फायर की डिमांड कर रहा था कि तभी वो सरेंडर कर पाएगा। अब सीआईए की टीम को यकीन तो नहीं था, वो और श्योरिटी चाहते थे कि सच में ओसामा ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। तो वो जो ओसामा और उसके साथियों की जो रेडियो सिग्नल के थ्रू कॉन्वर्सेशन होती थी उनको और ज्यादा सुन रहे थे, और ओसामा को पता था कि ओसामा अपने लड़ाकों के थ्रू जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहा है इस रेडियो पे वो यूएस सुन रही है। तो उसने उस रेडियो कॉन्वर्सेशन पे जितनी भी बातें करी सब इस तरीके से करी कि सीआईए की टीम को कंफर्मेशन मिल जाए कि सच में सरेंडर करने वाले हैं। और फिर सीआईए वाले ओसामा के झांसे में आ जाते हैं और 11 दिसंबर को नॉर्दर्न अलायंस से कहते हैं कि ओसामा से बात करके डील डन कर दो, और अगले दिन यानी कि 12 दिसंबर को ओसामा जो था उसको सरेंडर करना था। लेकिन जितने टाइम बॉम्बिंग रुकी उतने टाइम ओसामा ने अपना एस्केप रूट तैयार किया और अपने बॉडीगार्ड को लेके पाकिस्तान की तरफ घोड़ों और खच्चरों पे भाग गया। और फिर इसके बाद अचानक से ओसामा की जो फैमिली थी अफगानिस्तान के अंदर वो भी गायब हो जाती है। अब वो कहां गए ये किसी को नहीं पता था। ये बहुत बड़ा मौका था जो यूएस के हाथ से निकल गया था। इसके बाद ओसामा तो यूएस के हाथ से निकल गया था, लेकिन सेम वीक में यानी कि 19 दिसंबर 2001 को सीआईए का एक अफगान इन्फॉर्मर था मुख्तार, उसके पास फिर से इंटेल आता है कि ओसामा की जो फैमिली है वो पाकिस्तान पहुंच गई है। तो इससे आइडिया लगाया गया कि अगर इसकी फैमिली पाकिस्तान पहुंच गई तो ओसामा भी पाकिस्तान में ही कहीं होगा। और फिर यूएस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ओसामा को ढूंढना चालू किया, और एक्चुअल में ये इनपुट सही भी था। ओसामा पाकिस्तान का फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया FATA जो था वहां पे चला गया था। पाकिस्तान के इस एरिया में ओसामा इसलिए गया था क्योंकि 2018 से पहले ये एरिया पाकिस्तान का एक स्पेशल सेमी ऑटोनॉमस रीजन था। यहाँ पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम लीगल सिस्टम की बजाय ट्राइबल गवर्नेंस मॉडल चलता था, और ये यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क और लश्कर जंगवी LEJ जो था ये बहुत स्ट्रांग होल्ड था इनका, जिन्होंने ओसामा को यहाँ पे रखा। और इस एरिया में पहुंचने के बाद ओसामा ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर दी थी। बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का कांटेक्ट जो था वो कट कर दिया था। यहाँ तक कि पहले जो अलकायदा के मेंबर्स और गार्ड थे उनसे जो बातें करता था, उनसे जो कम्युनिकेशन करता था, उसको भी उसने कट कर दिया था। किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि अलकायदा के मेंबर तक को नहीं पता था कि ओसामा और उसकी फैमिली कहाँ पे है। ओसामा और उसकी फैमिली जो थी वो छुपे रहते थे, और बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट करने के लिए डेली नीड्स, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक का सारा काम इब्राहिम अल कुवैती करता था। ये अलकायदा का सबसे ट्रस्टी था, और रेडियो, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट हर चीज से दूर ओसामा कम्युनिकेशन करने के लिए डेली लेटर लिखता था जो अलकायदा के पास जाते थे, और उसमें वो अपना एक कोड नेम अजमराए से साइन करता था। और इब्राहिम ओसामा का एज अ कुरियर काम करता था, और जो मैसेज थे वो आगे जाके अलकायदा के जो अलग अलग नेटवर्क थे वहां तक पहुंचाता था, और वहां से डिसाइड होता था कि अलकायदा को क्या आगे करना है। इस पूरी कम्युनिकेशन की चेन में इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी यूज नहीं होता था। बस एक एक्सेप्शन किया था इन्होंने, कुछ अगर अर्जेंट होता था तो उसके लिए इब्राहिम जीमेल लॉगिन करता था, ड्राफ्ट में मैसेज लिख देता था, और अलकायदा के मेंबर जो थे उनके पास भी सेम जीमेल का पासवर्ड होता था। वो लॉगिन करके सेम ड्राफ्ट को खोल के पढ़ लेते थे, लेकिन एक दूसरे को सेंड नहीं करते थे। तो अब इस तरीके से ओसामा और उसकी फैमिली छुप के रहने लगे, और उनका कम्युनिकेशन और बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो इब्राहिम संभालता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद जब ओसामा का जो काम वगैरह था वो इब्राहिम से अकेले संभालना मुश्किल हो गया, तो इब्राहिम ने अलकायदा की लीडरशिप से परमिशन लेके अपने भाई अबरार अल कुवैती को भी ओसामा का कुरियर बनवा दिया। तो अब यहां से 2 लोग ओसामा के कुरियर बन गए थे। उस एरिया के अंदर इब्राहिम और अबरार जो थे वो दोनों साथ में अकेले रहते थे, तो लोगों को शक हो सकता था, तो एक फैमिली की तरह लगे। तो इस वजह से इन दोनों की शादी भी करा दी गई थी। 14 साल की बुशरा और मरियम से इनकी शादी करा दी गई थी, ताकि ये सारे लोग एक नॉर्मल पश्तो फैमिली की तरह दिखे। अब इधर तो ओसामा छुप के इस तरीके से रह रहा था, वहीं दूसरी तरफ डेली बेसिस पे यूएस की जितनी भी एजेंसीज थी वो ओसामा को ढूंढने का हर तरीका अपना रही थी। पाकिस्तान का जो पूरा FATA का जो रीजन था वहां पे ओसामा के ऊपर बड़े बड़े इनाम अनाउंस कर दिए गए थे कि छोटी से छोटी डिटेल्स भी हो, अगर कोई बताएगा तो उसको इनाम मिलेगा। और ये चीज हर किसी तक पहुंच जाए, तो दुकानों में जो माचिस मिलती थी उसके ऊपर भी इनाम प्रिंट करा दिया गया था कि जो ओसामा के बारे में कुछ भी बताएगा उसको $5 मिलियन मिलेंगे। इसके साथ साथ CIA ने इस पूरे एरिया के अंदर कुछ प्राइवेट मोबाइल कंपनीज जैसे AT&T, स्प्रिंट, वेराइजन, इनके साथ एक
एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था जिसमें FATA के पूरे एरिया में जो भी दुकानों पे मोबाइल फोन और कंप्यूटर बिकते थे उसमें एक सीक्रेट चिप लगा के बेचने लगे थे, ताकि अलकायदा के लोग जब वो फोन खरीदे तो उनको ट्रैक कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें फेल हो गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड पूरी तरीके से उसामा ने बंद कर रखा था। अब साल दर साल बीतते जा रहे थे और CIA की टीम के ऊपर बहुत प्रेशर था और वो लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। तो अब इसके कुछ टाइम बाद CIA क्या करती है, वो ट्राई करती है कि वो अपना कोई बंदा अलकायदा में प्लांट करने का सोचती है, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो गया था तभी उसामा के बारे में कुछ पता चल पाएगा। तो हुमाम अल बलावी उर्फ अबू दुजाना, इस नाम से एक डॉक्टर था जो अलकायदा से लिंक के चक्कर में पकड़ा गया था। तो इसको CIA पकड़ के कहती है कि तुम हमारे डबल एजेंट बन जाओ, तुम्हें बस इतना पता करना है कि उसामा कहाँ है और आगे की जिंदगी पूरी की पूरी तुम्हारी फ्री हो जाएगी, तुम्हें कोई जेल नहीं होगी। और फिर इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तो इसको एक छोटी सी ट्रेनिंग करवा के और इसके बाद न्यूज फैला दी जाती है कि बलावी जो है वो CIA के हाथों से भाग गया है। अब यहां से इसका काम था कि अलकायदा का ट्रस्ट जीत के CIA को उसामा के बारे में कुछ भी पता चले तो CIA को बता दे। बलावी जो था वो जैसा CIA कहती थी बिल्कुल वैसा ही किया। इसने अलकायदा का ट्रस्ट जीता और छोटे मोटे इनपुट देना स्टार्ट किया और फिर इसके कुछ टाइम बाद इसने CIA को बताया कि अलकायदा को वैसे ही डॉक्टर की जरूरत थी, उनको इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट हो गया। अलकायदा के मास्टरमाइंड अल जवाहरी का इलाज करने का टास्क इसको दिया गया। ये सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी भेजता है और CIA इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर इसके कुछ दिन बाद ये CIA को एक सिक्योर्ड नेटवर्क के थ्रू बताता है कि इसको उसामा के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई है, जिससे CIA उसामा को पकड़ लेगी। और इसके बाद ये कहता है कि मैं आपको डिटेल बता दूंगा, आप मुझे फ्री कर देना। लेकिन फोन पे ये सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, इसलिए मिल के ही बता पाएगा। CIA इसको अपने सबसे सिक्योर्ड कैंप चैपमैन में सीक्रेटली बुलाती है। सेम वीक बलावी का बर्थडे भी था, तो CIA की टीम इतनी खुश थी कि बलावी के लिए इन्होंने सरप्राइज केक भी रखा था कि जैसे ही आके उसामा के बारे में बताएगा फिर सारे लोग मिलकर केक काटेंगे। और इस कैंप के अंदर CIA के सारे सीनियर ऑफिसर्स ही रहते थे। अब यहाँ से बलावी जो था वो आता है। इस पूरे कैंप के आसपास की जो सिक्योरिटी थी वो बहुत टाइट थी। पहले चेक पोस्ट पे सबकी चेकिंग हो रही थी, लेकिन CIA ने बलावी की चेकिंग करने को मना कर दिया था। दूसरी चेक पोस्ट पे भी इसकी कोई चेकिंग नहीं हुई, इसको सीधे कहा गया कि इसको आगे आने दो। अब सारी सिक्योरिटी से फ्रीली निकल के बलावी CIA के कैंप में पहुंचता है, जहां CIA की टॉप लीडरशिप वेट कर रही थी कि आज उसको उसामा की लोकेशन का पता चलेगा। और बलावी CIA के सारे ऑफिसर्स के साथ मिलता है, दोनों हाथ आगे करता है और खुद को उसे उड़ा देता है। बलावी जो था वो कोई इनका डबल एजेंट नहीं बना था, उसने अलकायदा के साथ प्लान बना के उल्टा इस कैंप के जितने ऑफिसर्स थे उनको मारने की प्लानिंग बनाई थी। इस एक धमाके में 7 CIA के ऑफिसर और टोटल 16 लोग मारे गए थे। CIA की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। और उसामा की लोकेशन मिलना तो दूर, इस पूरे प्लान की वजह से CIA की पूरी लीडरशिप उड़ गई थी। तो इस इंसिडेंट के बाद जो उसामा को ढूंढने का जो प्रोसेस था वो भी स्लो पड़ गया। अब इसके बाद CIA की नई लीडरशिप आ गई थी। उसामा की जो हेल्थ थी वो भी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। तो अलकायदा वाले उसामा के लिए एक सिक्योर्ड जगह ढूंढ रहे थे। और सेम टाइम पे इनको एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास एक प्लॉट पे फॉर सेल का बोर्ड लिखा हुआ दिखता है। उन्हें लगा कि पाकिस्तान के कैंटोनमेंट का एरिया पास में ही है, उसामा अगर यहाँ रहेगा तो किसी को शक नहीं होगा। तो इसके तुरंत बाद अबरार को भेजा जाता है और अबरार $50,000 कैश लेके और फेक ID के साथ ये 38,000 स्क्वायर फीट का ये जो प्लॉट था इसको खरीद लेता है। फिर इसके तुरंत बाद लोकल आर्किटेक्ट मोहम्मद यूनिस को हायर किया इन्होंने और घर बनवाना स्टार्ट कर दिया। और 1 साल के अंदर यानी कि 2006 तक घर रेडी हो जाता है और 2006 में उसामा, अबरार, इब्राहिम तीनों की फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। घर के बाहर का सारा काम, अलकायदा को लेटर वगैरह भेजना, कम्युनिकेशन वगैरह मेंटेन करना और आगे की प्लानिंग करना अबरार और इब्राहिम ही करते थे कुरियर बन के। और घर के अंदर अबरार और इब्राहिम की जो वाइफ थी वो खाना वगैरह बनाती थी और बाकी सारे काम करती थी। और उसामा जो था पूरे टाइम इस कंपाउंड के अंदर छुप के रहता था। अब उसामा यहाँ शिफ्ट हो गया था और अगले 5 साल तक उसकी लोकेशन का US को कुछ नहीं पता चलता है। अब इसके बाद डेट आती है 27 अगस्त 2010 और इस दिन CIA को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने सालों से वो जिसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रहे थे आज वो उनको धोखे से मिलने वाला है। होता क्या है कि उसामा का सबसे ट्रस्टेड कुरियर जो था जिसका नाम इब्राहिम था, उसको किसी काम से पेशावर सिटी में जाना पड़ता है और पूरे पेशावर सिटी के अंदर ऑलरेडी जो सिग्नल्स थे वो CIA के रडार पे थे। अब जनरली इब्राहिम पेशावर जैसे एरिया में बात करने के लिए एक सिक्योर मेथड का यूज करता था, बट उस दिन आलस के चक्कर में वो पेशावर के पब्लिक एरिया में खड़े होकर अपने पर्सनल फोन से ही अलकायदा के मेंबर से कुछ सेकंड्स के लिए बात कर लेता है। अब इब्राहिम ने ये जो एक फोन कॉल की थी इसकी वजह से CIA तुरंत इब्राहिम की लाइव लोकेशन ट्रैक कर लेती है और जहां से खड़े होकर इब्राहिम ने फोन मिलाया था
वहां पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वो इब्राहिम को पकड़ती नहीं है, बल्कि ट्राई करती है कि इब्राहिम का पीछा करके इसकी और जो लोकेशंस है उनका भी पता किया जा सके। अब इसके बाद इब्राहिम अपनी व्हाइट सुजुकी पोटोवर जीप, जिसके पीछे वाले स्पेयर टायर पे राइनो बना हुआ था, उसमें बैठ के चलने लगता है और इधर से सीआईए के एजेंट्स जो थे वो इसका पीछा करना स्टार्ट करते हैं। काफी देर तक सीआईए जो थी वो इब्राहिम की गाड़ी का पीछा करती है और फिर थोड़ी देर बाद इब्राहिम जो था वो अपनी गाड़ी को एबटाबाद में एक बिलाल टाउन है वहां की तरफ मोड़ लेता है और वहां थोड़ी दूर जाने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसके अंदर इब्राहिम अपनी जीप लेके घुस जाता है। अब सीआईए की जो टीम थी वो बाहर खड़ी थी, वो रुक के डिस्कशन करना स्टार्ट कर देती कि आगे क्या किया जाए। मेनली ये लोग सोच रहे थे कि डायरेक्ट अंदर जाने की बजाय कुछ दिन तक इसी कंपाउंड को ट्रैक किया जाए कि इब्राहिम यहां से निकल के कहां जाता है और उसकी मदद से ये शायद ओसामा तक पहुंच सके। अब जब ये सीआईए के लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे तो इनका ध्यान इब्राहिम जिस कंपाउंड में घुसा था उस पर पड़ा और उस कंपाउंड को जब इन्होंने ध्यान से देखा तो वो कंपाउंड जो था इनको थोड़ा सा अजीब लगा। करीब 38,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा कंपाउंड बना था, लेकिन इतने बड़े कंपाउंड में सिर्फ एक ही मेन एंट्री थी और दीवारें जो थी इसकी 18 फीट की ऊंची बाउंड्री बना रखी थी चारों तरफ और उन बाउंड्रीज के ऊपर भी बार्ब वायर लगा रखी थी। और ऊपर वाले फ्लोर को ये लोग देख के और ज्यादा सरप्राइज हुए, विंडोज नहीं थी और जो बैल्कनी थी उसमें 7 फीट की बाउंड्री करवा रखी थी। जनरली अगर आप बैल्कनी देखेंगे तो उसमें इतनी ऊंची बाउंड्री कोई नहीं लगवाता है। तो ये सारी चीजें देख के इनको डाउट होता है कि इब्राहिम के लिए इतना सारा अरेंजमेंट नहीं किया गया होगा, जरूर इब्राहिम के साथ इसमें कोई हाई वैल्यू टारगेट हो सकता है जो ओसामा तक पहुंचा दे। क्योंकि इस बात से ये लोग श्योर थे कि ओसामा इस कंपाउंड में नहीं होगा, क्योंकि वहीं थोड़ी दूर पे पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी भी थी। ओसामा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास ही घर बना के रहने लगे। इनको लगता था कि ये कहीं गुफा वगैरह या फिर पहाड़ों के बीच में होगा। अब इसके अगले दिन फिर से इस कंपाउंड के पास ये लोग पहुंचते हैं। ये लोग कंपाउंड के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और जब और डिटेल्स इस कंपाउंड के बारे में पता चलती है तो और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं लोग। इनको पता चला कि पिछले 5 साल से इस कंपाउंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आसपास के जो घर हैं, जो लोग हैं, उनसे किसी से भी मतलब ही नहीं रखते थे और उस टाइम पे घरों के अंदर वायर्ड फोन लाइंस होती थी। तो इस कंपाउंड के अंदर कोई फोन लाइन नहीं थी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी किसी भी चीज का ये लोग यूज नहीं कर रहे थे। ये पूरा मिलिट्री एरिया था, उसके बाद भी यहाँ पे कोई सर्वेलांस कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था इस एरिया में। और आसपास के लोग और बच्चों से इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ बातें पता करने की कोशिश की तो इनको लोगों ने बताया कि बहुत ही पैसे वाले हैं। एक बार क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की बॉल चली गई थी कंपाउंड के अंदर, तो इन्होंने बॉल वापस नहीं करी बल्कि उसकी जगह जितने की बॉल थी उसका 10 गुना पैसा इनको दे दिया। अब सीआईए के एजेंट ये सारी डिटेल्स लेके इनके जो डायरेक्टर थे उस टाइम पे लियोन पुनीटा, उनको ये ईमेल लिखते हैं। उस ईमेल का टाइटल था क्लोजिंग इन ऑन ओसामा बिन लादेन्स कुरियर। मेनली इस पूरे ईमेल में इन्होंने ये लिखा था कि ये जो कंपाउंड है ये नॉर्मल नहीं है, हमें लग रहा है कि ये भी हो सकता है इसके अंदर ओसामा हो। अब जब ये ईमेल मिलता है लियोन पनेटा को, वो तुरंत एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और इस प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद ये सीधे प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास पहुंचते हैं कि देखिए ऐसे एक कंपाउंड मिला है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, टीम को लग रहा है कि इसके अंदर ओसामा हो सकता है और इसके लिए हमें बिना पाकिस्तान को बताए पूरे कंपाउंड की एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। तो इस पे ओबामा कहते हैं कि भले ये कंपाउंड पाकिस्तान के अंदर है, आप बिना पाकिस्तान को कुछ बताए अपना काम स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही व्हाइट हाउस से गो अहेड मिलता है तो सितंबर 2010 का स्टार्टिंग ही था, ये लोग इस कंपाउंड के बारे में पता करने में लग जाते हैं और ये सारे लोगों ने मिलकर एक कॉमन डॉक्यूमेंट बना लिया था जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ अ लीड। इसमें जो जो डिटेल्स इस कंपाउंड से रिलेटेड मिलती थी इसमें ये लोग ऐड कर देते थे, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब जब ये लोग इस कंपाउंड को ट्रैक कर रहे थे तो इसी बीच में इनको पता चलता है कि बीच बीच में इस कंपाउंड में जो औरतें रहती हैं वो एक फोन का यूज करके कभी कभी बात करती हैं और उस बात करने के दौरान ये झूठ बोलती हैं कि ये कुवैत में है, जबकि ये थी पाकिस्तान के एबटाबाद के उसी कंपाउंड के अंदर। कई दिनों तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है दूर से रह के इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करके इकट्ठा करते हैं और नवंबर 2010 में सीआईए की टीम जो थी, जो यूएस के अंदर बैठी थी, वो ओबामा के पास पहुंचती है कि इस कंपाउंड में ओसामा के होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, हमें जरूर इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन करना चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ओसामा इसके अंदर मिल जाएगा। अब ओबामा ये सारी डिटेल सुनने के बाद पूछते हैं कि आप ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह रहे हो ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप परसेंटेज में बताओ। तो जॉन ने उस टाइम पे कहा था 90%, उनकी टीम ने कहा 80% और सीआईए के डेप्यूटी डायरेक्टर
माइकल मोरेल ने कहा 60%। और फिर उसके बाद ओबामा ने कहा कि ये जो कंपाउंड है पाकिस्तान के अंदर है, कोई एक्शन अगर हमें करना है तो थोड़ी और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होगी। ये भी हो सकता है कि ओसामा की जगह गल्फ का कोई शेख भाग के वहां पे रह रहा हो, या कोई और भी हो सकता है, और गलती से भी हमने कोई एक्शन लिया और ओसामा की जगह कोई और हुआ तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी और पाकिस्तान से भी रिलेशन खराब होंगे। अब यहां से सीआईए के एनालिस्ट की जो टीम थी उनको समझ में आ गया था कि और डिटेल इकट्ठी करनी होगी अगर इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन करना है। उनको ये तो लगने लगा था कि ओसामा है इसके अंदर, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए था, और उसके लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि एबटाबाद का ये जो कंपाउंड है इसके पास कुछ ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनानी होगी और कोई लोकल बंदा जो ट्रस्टवर्दी हो उसको भी इंक्लूड करना होगा, वरना इस कंपाउंड की जो डिटेल्स हैं वो सही से नहीं मिल पाएंगी। तो सीआईए की जो टीम थी, इनके पास रिलेशन जो थे वो एक रिटायर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल। इससे सीआईए की टीम के पास रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल को इस पूरे कंपाउंड के बारे में बताया और कहा कि सीक्रेटली इसमें इनको इसकी मदद चाहिए। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल जो था, इसका एक दोस्त था डॉक्टर आमिर अजीज, जिसका घर ये जो कंपाउंड था उससे सिर्फ 80 यार्ड की डिस्टेंस पे था और उसकी छत से कंपाउंड के अंदर की कई सारी लोकेशंस दिखती थी। तो सीआईए की टीम ने इस रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल को आमिर के घर भेजने का डिसाइड किया। और फिर सैयद इकबाल आमिर के घर पहुंच के थोड़ी देर तो इधर उधर की बात करता है, फिर वो कहता है कि मुझे आपके डॉग से मिलना है। एक्चुअली आमिर के घर के अंदर जो डॉग्स थे वो छत पे थे, और इन डॉग से मिलने के बहाने रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल सईद इकबाल छत पे पहुंच जाता है और उसी छत के ऊपर से ये जो कंपाउंड था वहां पे मल्टीपल फोटोज खींच लेता है, और वो फोटोज जो है वो सीआईए को लाके दे देता है। इस कंपाउंड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स मिल रही थी उसको जोड़ा जा रहा था, और इसका टास्क जो था वो सीआईए की एक अलग टीम थी जिसको गीना बेनेट लीड कर रही थी। ये जो टीम थी इसका काम था इस पूरे कंपाउंड का एक्चुअल लेआउट बनाना, जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स मिल रही हैं उसको कलेक्ट करके। और फिर सेम वीक में इन्होंने इस कंपाउंड से 1 माइल की दूरी पे एक ऑफिस भी रेंट पे लिया और इस ऑफिस को सीआईए का कैंप बना दिया। सारी की सारी जो मीटिंग्स होती थी वो इसी ऑफिस में होती थी जो सीआईए के कैंप की तरह एक्ट करता था। इस पूरे एरिया में ये जो कंपाउंड जहां पे था वहां पे जब ये सीआईए के एनालिस्ट जाते थे तो आवाज ज्यादा ना हो इसके लिए इन्होंने उस टाइम पे लेक्सस कोच कार चलती थी उसको लिया था, और उसमें बैठ के लोग जाते थे और मुआयना करते थे पूरे एरिया का। सीआईए के एनालिस्ट की जो पूरी टीम थी 1 सेकंड के लिए भी इस पूरे कंपाउंड को अपनी मॉनिटरिंग से दूर नहीं करती थी। इस कंपाउंड को ट्रैक करने के लिए इन्होंने इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन कैमरास लगाए थे ताकि ह्यूमन हीट से थर्मल इमेजेस इकट्ठी करी जा सके, और नाइट विजन कैमरा से रात में सारी मूवमेंट ट्रैक करते थे और एक रिपोर्ट बनाते थे। इनको एक एक चीज पता चल गई थी कि ये जितने भी लोग हैं कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं और कितने बजे घूमने आते हैं। कंपाउंड के आसपास जितने भी पॉपुलर ट्रीज थे सब में लिस्टिंग डिवाइस तक लगा दिए गए थे ताकि गलती से कोई भी बात हो तो वो सुनाई दे। अब इसके बाद दिसंबर 2010 स्टार्ट हो गया था और अभी तक इन्होंने जितनी भी डिटेल्स इकट्ठी की थी उससे इन्हें इतना पता चल गया था कि इस कंपाउंड के अंदर 20 से 22 लोग रहते हैं, जिसमें इनको तो लग रहा था कि ओसामा है, और ओसामा की 3 वाइफ और बच्चे इकबाल और अबरार जो हैं उसकी फैमिली इसके अंदर रह रही है। और इसके साथ साथ इन्हें यह भी पता चला था कि इस कंपाउंड के अंदर से रोज एक आदमी हैंड रिटन नोट्स भेजता है जो इब्राहिम एज अ कोरियर बन के आगे पहुंचाता है, और इस तरीके से पूरे अलकायदा के अंदर जितने भी लड़ाके वगैरह थे उनको मैसेज मिलता था और आगे की प्लानिंग डिसाइड होती थी। सीआईए की टीम बहुत ज्यादा श्योर थी कि इस तरीके के मैसेज कंपाउंड के अंदर से बैठ के ओसामा ही भेज सकता है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। सीआईए की टीम दिन रात बस वो एक प्रूफ ढूंढने में लगी थी जिसको ढूंढ के यूएसए भेजा जा सके और तब जाके इस कंपाउंड के ऊपर कोई एक्शन प्लान किया जाए और ओसामा को पकड़ा जाए। अब इसके बाद दिसंबर के लास्ट वीक आते आते सीआईए की टीम जो मॉनिटरिंग कर रही थी उन्होंने डेली बेसिस पे एक एक्टिविटी नोटिस की। इस कंपाउंड के अंदर जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है इसमें एक लंबा आदमी बैल्कनी में आता है और तेज वॉक करता है कुछ देर के लिए और फिर अंदर चला जाता है, और शेड्स वगैरह लगा के बालकनी में ऐसे अरेंजमेंट किए गए थे जिससे उस लंबे आदमी का चेहरा नहीं दिखता था, बस वॉल के ऊपर उस आदमी की शेडो दिखती थी। और ओसामा की जो हाइट थी वो भी 6 फुट 4 इंच थी। तो सिर्फ उस परछाई के बेसिस पे सीआईए की टीम ने वॉल और परछाई यानी कि शेडो जो थी उसका रेशियो निकाल के एक रिपोर्ट बनवाई, लेकिन उस रिपोर्ट में भी एग्जैक्ट हाइट नहीं आ पाई, एक रेंज आई। उस रिपोर्ट में यह आया कि जो आदमी वॉक करता है उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच से लेके
6 फुट 8 इंच तक हो सकती है। तो ये रेंज बहुत लंबी निकलती है, तो इससे भी ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन CIA की सारी टीम एक कंक्लूजन पे पहुंच गई थी कि जो लंबा आदमी है, जो इस कंपाउंड में रोज आता है, बालकनी में घूमता है, ये इस पूरे कंपाउंड का हेड है, क्योंकि ये अकेला आदमी था उस 20 से 25 लोगों में जो आसपास लोग काम कर रहे थे, उनकी कभी भी मदद नहीं करता था। तो इससे CIA की टीम को यह पता चल गया था कि यही मेन आदमी है और यही ओसामा भी हो सकता है जो टॉप फ्लोर पे रह रहा है। अब इसके बाद CIA की टीम आपस में मिलकर डिसाइड करती है कि अगर जमीन के अंदर खुदाई करके अगर इस कंपाउंड के सीवेज का एक्सेस मिल जाए तो ह्यूमन वेस्ट से DNA मिल जाएगा और फिर श्योरिटी मिल जाएगी कि ओसामा इस कंपाउंड के अंदर है कि नहीं। ओसामा के जो फादर थे उन्होंने 22 शादियां की थी और ये 56 भाई बहन थे। तो CIA की टीम के पास ऑलरेडी ओसामा की जो फैमिली थी उसका DNA था और ये जो प्लान था सीवेज तक पहुंचने का, इसको ये लोग कई दिन तक बढ़ाते भी हैं और फिर लास्ट में ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जमीन के अंदर इतनी ज्यादा खुदाई और मूवमेंट होगी तो कंपाउंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शक हो जाएगा और 10 साल बाद ओसामा को ये जो पकड़ने का एक लौता मौका मिला है, ये हाथ से निकल जाने का डर है। तो ये प्लान तो ये ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन इसके बाद CIA की टीम एक नई चीज करती है। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक लोकल डॉक्टर था जिसका नाम था शकील अफरीदी। अब इस डॉक्टर के पास CIA की एक सीक्रेट ऑपरेटिव थी केट, इनके पास जाती हैं और कहती हैं कि ये सेव द चाइल्ड नाम से एक NGO चलाती हैं जिसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की जाती है। और फिर वो डॉक्टर अफरीदी के सामने एक प्रपोजल रखती हैं कि एबटाबाद जो है, यहाँ पे बच्चों को पैसे की कमी की वजह से हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो है वो नहीं लग पा रही है और इनका NGO जो है वो इस एरिया के गरीब बच्चों के लिए हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाना चाहता है। एक्चुअली CIA जो था उनका प्लान ये था कि वैक्सीन लगाने के बहाने इस कंपाउंड के अंदर जाएंगे, इनके बच्चों को उसी बहाने DNA मिल जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि ओसामा अंदर है कि नहीं। शुरू में तो डॉक्टर अफरीदी जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये जो CIA की सीक्रेट ऑपरेटिव थी केट, ये अपने कलीग सू से डॉक्टर अफरीदी को मिलवाती है और सू क्या करती हैं, डॉक्टर अफरीदी के पर्सनल अकाउंट में $55,000 ट्रांसफर कर देती हैं। अब पैसा मिलने के बाद अफरीदी बिना अपना दिमाग लगाए वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं। अफरीदी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अफरीदी ने बिना कुछ सोचे वहीं पास में एक आयूब मेडिकल कॉलेज था, वहां से नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को रिक्रूट किया और नवा शहर से लेके बिलाल टाउन तक के एरिया में वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दी। हर जगह पे पोस्टर लगा दिए कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एमसन वैक्सीन लगाई जाएगी इस एरिया के अंदर बच्चों को। अब वैक्सीन की ड्राइव स्टार्ट होती है और डॉक्टर अफरीदी अपनी टीम के साथ उसी कंपाउंड के पास पहुंचते हैं जिसका इंतजार CA वाले बहुत दिनों से कर रहे थे। और पहुंचने के बाद डॉक्टर अफरीदी जैसी बेल वगैरह बजाते हैं, इब्राहिम निकल के आता है और इन सबको भगा देता है। सू और केट जो है उनके कहने पे लोग फोन से भी कई बार ट्राई करते हैं इधर उधर से नंबर निकाल के, लेकिन वहां पे भी बात नहीं बनती है और CIA का ये जो प्लान था वो भी फेल हो जाता है। अब डॉक्टर अफरीदी ने पैसों के चक्कर में ड्राइव तो कर दी थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसके पीछे USA उनसे क्या करवा रहा था और इस एक गलती की वजह से डॉक्टर अफरीदी को 33 साल की सजा हुई। आज की डेट में भी ये जेल में पाकिस्तान से गद्दारी करने के नाम पे। अब ये प्लान फेल होने के बाद CIA जो था वो और चीजें एक्सप्लोर करने लगती है ताकि और डिटेल्स मिल सके। वहीं दूसरी तरफ इस कंपाउंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। कंपाउंड के अंदर इब्राहिम और अबरार ये जो थे, ये पिछले कई सालों से छुपते छुपाते इस कंपाउंड के अंदर डेली एक्टिविटी करते करते थक चुके थे। इनकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी। इब्राहिम को कैंसर हो गया था और एकदम वीक हो चुका था इब्राहिम, और अबरार जो था उसकी डिप्रेशन की दवाइयां चल रही थी। और ये वैक्सीन वाला जो इंसिडेंट हुआ था इसके कुछ ही दिन बाद इब्राहिम और अबरार जो थे वो ओसामा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम ऐसे भाग भाग के थक गए और अब इस कंपाउंड में वो रह नहीं पाएंगे। तो ओसामा इनकी बात समझ जाता है और वो कहता है कि इसी साल 11 सितंबर 2011 को जो हमने हमला किया था USA के ऊपर, उसकी 10th एनिवर्सरी है, तो इस डेट तक रुक जाते हैं और उसके बाद तुम लोग जेदा में रिटायरमेंट हाउस खरीद लेना और मैं भी यहां से निकल जाऊंगा और इस कंपाउंड को बेच देंगे। तो कहने का मतलब है कि अब कुछ ही महीने बचे थे ओसामा के इस कंपाउंड को छोड़ के जाने के लिए, और CIA अगर अब और डिले करता तो ओसामा शायद फिर से कई सालों तक इनके हाथ नहीं आता। और ये जो चीज थी इसके बारे में CIA वालों को भी रियलाइजेशन हो गया था कि ज्यादा दिन तक अगर वेट करेंगे तो ओसामा यहां से निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम तक एक चीज और हो गई थी कि जितनी भी डिटेल्स मिली थी उन सब का यूज करके और सैटेलाइट इमेजेस वगैरह जो थी, बाकी टेक्नोलॉजीज का यूज करके CIA एनालिस्ट गीना बेनेट जो थी
उन्होंने इस पूरे कंपाउंड का लेआउट रेडी कर लिया था कि कौन सी चीज कहां है, सीढ़ियां कहां पे हैं, उसमें कितने स्टेप्स हैं, गाड़ी कहां पे खड़ी है, हर एंगल से वॉल की हाइट कहां पे कितनी है, ये सारी चीजें मेंशन थी इस डॉक्यूमेंट में। और इस डॉक्यूमेंट का नाम रखा था इन्होंने सेंसिटिव साइट एक्सप्लॉयटेशन, SSE। और कंपाउंड के अंदर जितने भी लोग रह रहे थे, हर एक मेंबर, ओसामा, इब्राहिम, अबरार, सबका इन्होंने कार्ड बनाया था। ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से फ्लोर पे रह रहा है, उसकी हाइट कितनी है, एक एक डिटेल्स मेंशन है। और इस डॉक्यूमेंट के कंप्लीट होने के बाद गीना जो थी वो 100% श्योर थी कि ओसामा इस कंपाउंड के अंदर है। और बाकी की टीम भी ये चाहती थी कि अब इस कंपाउंड के अंदर एक्शन होना चाहिए, वरना 10 साल से जो ओसामा के पीछे लगे हुए हैं, दोबारा से ओसामा निकल जाएगा इनके हाथ से। अब इसके नेक्स्ट डे CIA के टॉप एनालिस्ट लियोन पेनेटा, एडमिरल मैकरेवन, माइक मुलेन, जेम्स कार्टराइट और पेंटागन के काउंटर टेररिज्म एडवाइजर माइकल विकर्स व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं और ओबामा के साथ मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग से पहले ही इन्होंने नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज की हेल्प से पूरे कंपाउंड का एक मॉडल बना लिया था, जिसमें फ्लोर बाय फ्लोर एक एक चीज मेंशन थी, जैसे कंपाउंड में एक्चुअल में थी। और इसी मीटिंग के अंदर ये सारे लोग मिलकर कंफर्म करते हैं कि अब एक्शन करना होगा। और ओबामा जो थे वो भी इस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। ये पूरी टीम जो थी ये ओबामा के सामने सबसे पहला ऑप्शन रखती है कि हम बाय एयर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसेंगे और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक कर देंगे। जितना बड़ा ये कंपाउंड है, टोटल 24 बम लगेंगे और किसी भी यूएस के कमांडो को लेके जान का रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन इन्होंने बताया था, इसमें इन्होंने दिक्कतें भी बताई कि इस पूरे एरिया में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे सिविलियंस जो हैं उनकी भी जान जा सकती है। आसपास एक छोटा मोटा अर्थक्वेक भी आ सकता है और ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी पता ही ना चल पाए कि ओसामा वहां पे था भी कि नहीं, क्योंकि DNA के जो एविडेंस है वो भी मिटने के चांसेस हैं इसमें। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दुनिया भर में रेपुटेशन खराब होगी, पाकिस्तान से रिलेशन खराब होंगे और हमें एक दूसरी कंट्री के ऊपर स्ट्राइक करने को डिफेंड करना जो है वो बहुत मुश्किल पड़ेगा। और गलती से भी अगर कोई सिविलियन मर गया तो दिक्कतें और बड़ी हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि प्रिसाइज ड्रोन किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने दिक्कत बताई। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ओसामा के वहां से बच के भागने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और यूएस इस बार कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। 10 साल से वो इस चीज का वेट कर रहे थे। एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बायलैटरल ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन ओबामा ने साफ मना कर दिया था कि किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और फिर इसके बाद ये सारा डिस्कशन हो गया तो एडमिरल मैकरेवन ने कहा कि सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा कि हमारी जो स्पेशल टीम है बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म करे इस कंपाउंड के अंदर जाए और ओसामा को सामने से आइडेंटिफाई करके खुद मारे और आसपास किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। चुपचाप स्पेशल फोर्सेस जाएंगी, अपना काम करेंगी और करके वापस आ जाएंगी। और इस ऑप्शन में ये अच्छी चीज थी कि इन केस अगर ओसामा कंपाउंड में नहीं मिला तो इस बात को दबाना बहुत आसान होगा। नेगेटिव इस ऑप्शन में बस यही था कि जितने भी ऑफिसर्स जाएंगे उनकी जान बहुत रिस्क पे रहेगी। अब ये सारी डिटेल्स सुनने के बाद ओबामा थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद दुनिया का सबसे रिस्की ऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान को बिना बताए नेवी सील ऑफिसर इस कंपाउंड में जाके ओसामा को खुद मारेंगे, इस ऑपरेशन के लिए गो अहेड दे देते हैं। और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। नेपच्यून स्पेयर इसलिए रखा गया क्योंकि नेवी सील की टीम को जाना था इस ऑपरेशन के लिए और नेपच्यून नाम उनके समुद्री हेरिटेज को दिखाता था। और स्पेयर का मतलब होता है भाला, जो एक प्रिसाइज और इफेक्टिव का सिंबल होता है। तो अब यहां से ये तो डिसाइड हो गया था कि इस कंपाउंड में एक्शन करना है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाया जा सकता था प्रिपरेशन करने में, क्योंकि ओसामा भाग भी सकता था। और एडमिरल मैकरेवन जो थे उन्होंने ओबामा को एश्योरेंस दिया था कि कैसे भी करके 3 वीक में वो सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। और जैसे ये मीटिंग खत्म होती है, इसके नेक्स्ट से ही सारे लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं। यूएस के सबसे बेस्ट ऑफिसर चाहिए थे और फिर मल्टीपल डिस्कशन के बाद नेवी सील की टीम 6 के रेड स्क्वाड्रन, इनको सेलेक्ट किया गया कि यही ऑपरेशन करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हेलीकॉप्टर को बहुत ही लो हाइट पे पाकिस्तान के रेडार से बचा के हैंडल करना और लेके जाना। इसके लिए यूएस आर्मी के 160 स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के पायलट्स ले लिए गए। ये इस तरह की सिचुएशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं। तो ऐसे करके टोटल 24 ऑफिसर्स सेलेक्ट किए गए जो इस सिचुएशन के लिए बेस्ट थे और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था। और ये जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे, इनको किसी को भी इस ऑपरेशन के बारे में नहीं बताया गया था कि ये ओसामा को मारने के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बस इनको इतना बताया गया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में एक ऑपरेशन करना है और उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। और फिर ये सारी चीजें होने के बाद 10th of April 2011 को ये जितने भी ऑफिसर्स थे जिनको सेलेक्ट किया गया था, इनको नॉर्थ कैरोलिना के जंगल में एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाया जाता है। और जब सारे ऑफिसर्स वहां पे पहुंच गए तो उनके सामने
एबटाबाद वाला जो कंपाउंड था उसका एक मॉडल रखा हुआ था और वहीं से थोड़ी दूर पे एग्जैक्ट सेम साइज का कंपाउंड रेडी किया गया था ताकि ये सारे लोग प्रिपरेशन कर सकें। और इसके बाद इसी कंपाउंड के अंदर, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका थी उस ओरिजिनल कंपाउंड की, ये सारी टीम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। और प्रैक्टिस के टाइम में ही इन्होंने अपनी टीम में एक बेल्जियन ब्रीड का डॉग जिसका नाम कायरो था उसको भी ऐड कर लिया। और इस डॉग को भी ये डेली अपने साथ हेलीकॉप्टर से कुदाने की प्रैक्टिस करते थे। और इस ग्रुप के अंदर पश्तो ट्रांसलेटर को भी रखा गया था ताकि ऑपरेशन के टाइम पे जब ये कंपाउंड से लोगों को निकाल रहे होंगे, उनको पकड़ रहे होंगे, ताकि उनसे बात करी जा सके, उनसे डिटेल्स निकाली जा सके। और फिर इसके अगले 5 दिन तक ये उसी मॉडल पे फ्लोर बाय फ्लोर प्रैक्टिस करते हैं और लो हाइट पे प्लेन को उड़ाना उतारना ये डेली बेसिस पे करते हैं। और फिर 5 दिन बाद यानी कि 18 अप्रैल 2011 को इस पूरी टीम को यूएस के नेवाडा की एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाके सेम मॉडल पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि नेवाडा और अफगानिस्तान का टेम्परेचर और एलिवेशन जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। तो एक तरफ तो इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ और भी टीमें बनाई गई थी और उनको भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेडी किया जा रहा था। जैसे अगर ओसामा ने सरेंडर कर दिया तो रूल के हिसाब से यह था कि उसको मार नहीं सकते, उसको अरेस्ट करना होगा। तो एक टीम बनाई गई थी जिसमें लॉयर्स, इंटरप्रेटर्स वगैरह थे ताकि अरेस्ट करके उस टीम के पास ओसामा को लाया जा सके। और इस इंटेरोगेशन टीम को रेडी करके अरेबियन सी में यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर पे प्रैक्टिस करवाई जा रही थी और रेडी करवाया जा रहा था कि इन केस अगर ओसामा सरेंडर कर देता है तो उसको इसी एयरक्राफ्ट पे लाया जाएगा और ये स्पेसिफिक टीम जो है उसका इंटेरोगेशन करेगी। इसके बाद एक और टीम बनाई गई जिसको रोडेज और जॉर्ज लिटिल हेड कर रहे थे। इस टीम का काम था इस पूरे ऑपरेशन के बाद मीडिया को क्या कहना है। अलग अलग सिनेरियो के लिए ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। जैसे अगर ओसामा मारा जाता है तब क्या कहना है मीडिया से, सरेंडर करता है तब क्या कहना है, नेवी सील अगर पकड़े जाते हैं या ऑपरेशन फेल हो जाता है उस केस में मीडिया को क्या ब्रीफिंग करनी है। इस टीम ने हर सिचुएशन के लिए मीडिया को क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सारी चीजें रेडी कर ली थी। और इसके साथ साथ मार्क केल्टन और एम्बेसडर कैमरॉन जो थे, इन्होंने भी अपने 2 प्लान रेडी करके सबमिट कर दिए थे। इस प्लान में यह था कि अगर नेवी सील ऑपरेशन में कहीं फंस जाते हैं तो भागना कैसे है। इसमें इन्होंने 2 प्लान रेडी करके एक इंडियन बॉर्डर की तरफ से एग्जिट रूट बनाया था, दूसरा कराची की तरफ से इन्होंने एग्जिट प्लान बनाया था जहां पे इन्होंने यूएसएस कार्ल विंसन शिप को वहां पे तैनात कर रखा था ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें रेडी करने के बाद जो मोटा मोटी जो इन्होंने प्लान बनाया था वो ये था कि ये सारी टीम जो है वो पहले यूएसए से ट्रेनिंग वगैरह लेके अफगानिस्तान की जलालाबाद में जो यूएस का एयरबेस है वहां पे जाके रुकेंगी और ऑर्डर्स का वेट करेंगी। और जलालाबाद वाले एयरबेस में टोटल 5 हेलीकॉप्टर्स, 2 UH-60 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स और 3 बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स इनका वेट करेंगे। और जब गो हेड मिलेगा तो ये लोग इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के एयर स्पेस से लो हाइट पे उड़ा के पाकिस्तान के रेडार से बच के लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे ये स्पेशल थे, इनको कस्टमाइज भी किया गया था। इनके जो हीट सिग्नेचर थे वो एकदम लो थे, साउंड एकदम कम थी, इनको पकड़ पाना बिल्कुल मुश्किल था। इन्होंने डिसाइड किया था कि जलालाबाद वाले एयर स्पेस पे जहां पे 5 हेलीकॉप्टर्स होंगे उनमें से एक CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो वहीं एयरबेस पे वेट करेगा ताकि फ्यूल वगैरह का बैकअप चाहिए हो तो काम आए। बाकी के जो 2 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स थे वो पाकिस्तान के खैबर पख्तून काला ढाका स्वेट की जो पहाड़ियां हैं उस एरिया में रुकेंगे जो कि ओसामा वाले कंपाउंड से 50 माइल्स की दूरी पे थे। इसको भी एज अ बैकअप रखा गया था जिसके अंदर 24 ऑफिसर्स की क्विक रिएक्शन टीम थी ताकि अगर कंपाउंड से हैवी रिटेलिएशन आए तो ये लोग भी कंपाउंड के पास पहुंच जाएं। और बाकी जो 2 US-60 ब्लैक हॉक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स थे इनका मेन काम था ओसामा वाले कंपाउंड पे जाना और ऑपरेशन को पूरा करना। इसके साथ साथ RQ-170 सेंटिनल स्टेल्थ ड्रोन जो था वो पूरे कंपाउंड के ऊपर रहेगा और हर एक चीज मॉनिटर करेगा। तो ये प्लान इन्होंने सेट किया था और एज पर प्लान 26 अप्रैल 2011 को पूरी टीम पहले अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पहुंचती है, एक दिन यहां पे रेस्ट करती है और नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल को अफगानिस्तान के जलालाबाद वाले एयरबेस पे पहुंच के सारी टीम ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ऑर्डर्स का वेट करने लगती है। अब इसके नेक्स्ट डे यानी 28 अप्रैल 2011 को ओबामा मीटिंग करते हैं और मॉर्निंग में 8:20 पे इस पूरे ऑपरेशन के फाइनल अप्रूवल पे साइन कर देते हैं। और साइन होते ही 38 अप्रैल 2011 की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाती है इस ऑपरेशन के लिए। लेकिन जैसे ही डेट फिक्स की जाती है
उसी टाइम पे वेदर की जो रिपोर्ट होती है वो खराब आने लगती है। इस दिन फॉग ज्यादा दिखाने लगता है, तो इसकी वजह से ये लोग अपडेट चेंज करके 1 मई 2011 की ऐतिहासिक डेट फिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद एक ही दिन बचा था ओसामा को पकड़ने के लिए, और फिर इसके बाद सारी प्रिपरेशन होने के बाद फाइनली 1 मई 2011 का वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है, जिस दिन पूरी दुनिया का सबसे रिस्की ऑपरेशन होने वाला है। After almost a decade, U.S. intelligence stunt. SEAL Team 6, a U.S. elite special forces unit, is touch up their kill mission. यूएस और अफगानिस्तान का टाइम जोन अलग था, तो इनके टाइम में डिफरेंस था। यूएस में टाइम हो रहा था दिन के 1:22 ईस्टर्न टाइम, और अफगानिस्तान में रात के 11 बजने वाले थे। और इसी स्पेसिफिक टाइम पे पनेटा और मैकरेवन इस ऑपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। यूएसए के टाइम के हिसाब से करीब 2 बजे इस टाइम पे ओबामा जो थे वो गोल्फ खेल के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आके बैठ जाते हैं और हर चीज का अपडेट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रात के 11:30 बज चुके थे, और ओसामा रात में खाना खाने के बाद अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे सोने चला जाता है। ओसामा को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इनके साथ क्या होने वाला है। अब इसके बाद अफगानिस्तान का जो जलालाबाद वाला एयरबेस था, जहां इतने टाइम से टीम वेट कर रही थी, तो एज पर प्लान 5 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर जो था CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, वो एज अ बैकअप वहीं रुक जाता है। बाकी के जो 4 हेलीकॉप्टर थे, 2 चिनूक और 2 ब्लैक हॉक्स, ये रडार से बच के पाकिस्तान के स्वेट वैली की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और 15 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंट्री कर देते हैं। और जैसी एंट्री होती है ये बिल्कुल लो हाइट पे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और पाकिस्तान का रडार था वो इनको नहीं पकड़ पाता है। अब इसके बाद ये चारों हेलीकॉप्टर करीब 12 बजे स्वात वैली पहुंचते हैं, और यहाँ पे 4 में से 2 चिनूक, जिसमें क्विक रिएक्शन टीम थी, वो वहीं पाकिस्तान के काला ढाका स्वात में पहाड़ियों में रुक के वेट करते हैं एज अ बैकअप। कमांडर एडमिरल विलियम मैकरेवन अफगानिस्तान के जलालाबाद में बैठ के व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक एक चीज का अपडेट दे रहे थे, और ऑफिसर्स और ड्रोन जो थे उसमें कैमरे लगे हुए थे, तो कैमरे की वजह से सिचुएशन रूम के अंदर ओबामा और उनकी जो टीम थी वो लाइव देख रही थी। ये है वो फेमस इमेज, आप नोटिस करोगे ओबामा गोल्फ के कपड़ों में बैठे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद रात में स्वेट वैली से 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स ओसामा के कंपाउंड में ऑपरेशन करने के लिए निकलते हैं, और 30 मिनट के अंदर, यानी 12:30 के अंदर ये दोनों हेलीकॉप्टर ओसामा के कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये उस पूरे कंपाउंड का लेआउट है, ये मेन गेट है, ये यहाँ पे ये लोग गार्बेज वगैरह जलाते थे, इस साइड इन्होंने सब्जी उगाई थी। ये इधर से मेन कंपाउंड में घुसने से पहले एक रूम पड़ता है, यहाँ पे इब्राहिम और उसकी फैमिली सो रही थी, और इधर ये जो मेन कंपाउंड था इसके ग्राउंड फ्लोर पे अबरार और उसकी फैमिली सो रही थी। फर्स्ट फ्लोर पे ओसामा का बेटा खालिद था, और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ओसामा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ सो रहा था। अब पहला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो था इसमें 12 नेवी सील कमांडर्स थे, इस टीम का नाम था चॉक 1, और दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो था इसमें भी 12 नेवी सील्स थे, इनके साथ एक डॉग और एक ट्रांसलेटर भी था, इनकी टीम का नाम था चॉक 2। अब इसके बाद चॉक 2 वाला जो हेलीकॉप्टर था वो हवा में ही रहता है, और इसमें से एक नेवी सील ऑफिसर डॉग के साथ उतरता है, और उतर के ये इस तरफ कंपाउंड के मेन गेट पे जाके गार्ड करता है, ताकि कोई भी बाहर से आए या कोई भागने की कोशिश करे तो उसको संभाला जा सके। और इसके बाद 3 और नेवी सील ऑफिसर रोड पे उतरते हैं, और वहीं रोड पे उतर के वेट करने लगते हैं। और फिर इसके बाद बाकी नेवी सील ऑफिसर जो थे वो भी उतरते हैं, और रोड की साइड वाली वॉल से कूद के ओसामा वाला जो मेन कंपाउंड था उसकी तरफ बढ़ते हैं, और पहुंचते ही ये पूरे कंपाउंड की लाइट बंद कर देते हैं, ताकि कंपाउंड के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मूवमेंट करने में दिक्कत हो और कुछ भी दिखे नहीं। बाकी इस ऑपरेशन के अंदर बाकी जितने भी नेवी सील्स ऑफिसर थे उन्होंने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखे थे, उनको साफ दिख रहा था। अब इसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर जो था वो इस साइड से उतरना स्टार्ट करता है, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए डाउनवर्ड एयर फ्लो में फंस जाता है, जिसकी वजह से सेटलिंग विद पावर नाम का एक एरोडायनेमिक फिनोमेना हो गया था, और हेलीकॉप्टर ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था, वो अनस्टेबल हो गया था। ट्रेनिंग के टाइम पे इन्होंने जो कंपाउंड बनाया था उसकी जो वॉल थी वो छोटी हाइट की थी, और उसमें चेन लिंक फेंसिंग थी, जबकि जो ओरिजिनल कंपाउंड था उसकी हाइट भी ज्यादा थी और वो कंक्रीट की बनी हुई थी। तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड उसमें लगते हैं और हेलीकॉप्टर अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी पायलट ने दिमाग लगा के हेलीकॉप्टर को नोज पे लैंड करवा दिया। इससे बाकी जो नेवी सील्स ऑफिसर्स थे वो सेफली बाहर निकल जाते, लेकिन हेलीकॉप्टर की टेल दीवार, ये
ओरिजिनल इमेज है उसकी। अब ओरिजिनल प्लान तो ये था कि जो 24 नेवी सील ऑफिसर्स हैं इनको ये दोनों हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद थोड़ी दूर पे जाके जहां एक सीक्रेट और सुनसान इलाका था वहां पे जाके दोनों हेलीकॉप्टर वेट करेंगे, और जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों हेलीकॉप्टर वापस कंपाउंड पे आएंगे, नेवी सील ऑफिसर्स को लेंगे और चुपचाप निकल जाएंगे यहां से, और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो प्लान चेंज करना पड़ गया और दूसरा हेलीकॉप्टर जो था वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से जो पूरा ऑपरेशन था अब छुपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अगले दिन यूएसए का क्रैश हेलीकॉप्टर जब लोग देखते तो समझ जाते कि यहाँ पे क्या हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इस क्रैश की वजह से अब ये मिशन जो है वो सीक्रेट नहीं बचा था, अब दुनिया को पता चलना ही था कि यूएस ने यहाँ पे ऑपरेशन किया है, और इसी वजह से दूसरा हेलीकॉप्टर वहीं रुक जाता है। और जो ड्रोन था वो ऊपर से इस पूरे कंपाउंड के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, और स्नाइपर्स जो थे वो भी अपनी अपनी पोजीशन लेके इस कंपाउंड को चारों तरफ से देख रहे होते हैं। इसके बाद पूरे एबटाबाद की लाइट चली जाती है। ये भी सीआईए के प्लान का एक हिस्सा था, ताकि ज्यादा विजिबिलिटी ना हो और लोगों को ज्यादा पता ना चले। लेकिन एक शोएब अतर नाम का आदमी जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, उसने उस टाइम अपने ट्विटर हैंडल रियली वर्चुअल से ट्वीट किया, हेलीकॉप्टर होवरिंग ओवर एबटाबाद रीजन एट 1 AM इज अ रेयर इवेंट। अब इसके बाद ये जो टीम थी इस तरफ से घुसती है और C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके गेट तोड़ती है, फिर इस साइड जाती है। इसमें इब्राहिम और उसकी फैमिली थी और इन्होंने रूम अंदर से बंद कर रखा था, और सील टीम के मैथ्यू जो थे वो इस रूम के पास गए तो बंद रूम के अंदर से ही इब्राहिम ने गोलियां चला दी। इधर से नेवी सील भी गोली चलाते हैं और इब्राहिम मारा जाता है, और फिर जब इब्राहिम मर जाता है तो गेट खोल के इब्राहिम की वाइफ निकलती है, क्योंकि उसको डर था कि बच्चों को कहीं गोली ना लग जाए। बच्चे जो थे इन्होंने बोरियों के पीछे छुपा रखे थे। मैथ्यू अपनी टीम के साथ इन लोगों को वहीं सरेंडर कराता, बच्चों को भी वहीं रोकता है। उसके बाद अपनी टीम के साथ मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ता है और C4 एक्सप्लोसिव का यूज करके दूसरा गेट भी तोड़ते हैं। अब जब ये मेन कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं वहां पे ओनील की टीम ट्रांसलेटर के साथ मेन कंपाउंड की तरफ ऑलरेडी बढ़ रही थी। इस टाइम पे हेलीकॉप्टर पूरे कंपाउंड के चक्कर लगा रहा था, और ओसामा की दिक्कत ये थी कि ऊपर वाले फ्लोर पे खिड़की नहीं थी, तो वो चाह के भी नीचे क्या चल रहा है उसको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। अब इसके बाद यहां से नेवी सील जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचती है। यहां पर अबरार, उसकी वाइफ और 3 बच्चे होते हैं, और यहां से ट्रांसलेटर जो था वो अबरार को उसी की लैंग्वेज में आवाज मारता है, और फिर जैसे ही अबरार दिखता है अबरार को ये लोग गोली मार देते हैं। उसकी वाइफ को भी एक गोली लगती है, और सारे बच्चे और जितनी फीमेल थी कंपाउंड को उन सबको ये इकट्ठा करके एक जगह कर दे रहे थे। अब इसके बाद नेवी सील की टीम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचती है, जहां पे ओसामा का बेटा खालिद था। ओसामा के बेटे ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करी, लेकिन नेवी सील ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया, और अभी भी पूरी टीम ओसामा को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद ओनील अपनी पूरी टीम के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। अब जब ओनील की टीम ऊपर फ्लोर पे पहुंचती है तो नाइट विजन में इनको एक लंबा आदमी दिखता है, जो कि ओसामा ही होता है। ओसामा की वाइफ अमाल जो थी वो ओसामा को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, और उसके थोड़ी देर बाद ही ओसामा अपनी वाइफ को सील टीम के ऊपर ढकेल देता है। और शुरू में तो सील टीम एकदम पीछे की तरफ भाग जाती है, क्योंकि उनको शक होता है कि कहीं अमाल जो है उसने की जैकेट ना पहन रखी हो, पर ऐसा होता नहीं है। और फिर जब वो चेक कर लेते हैं तो ओनील अपनी टीम के साथ अमाल के घुटने में गोली मारता है, और फिर 1:10 पे ओसामा के फोरहेड पे लेफ्ट आंख के ऊपर 2 गोली मारी जाती है। अब यहां से ओसामा मर तो गया था, लेकिन अभी भी सील टीम जो थी उसको कंफर्म नहीं पता था कि जो मारा गया आदमी है वो ओसामा ही है कि नहीं। नेवी सील ऑफिसर बीसन नेट ने बेड से एक चादर उठाई और ओसामा के मुंह को भी साफ किया, फोटो भी खींची और आगे भेजी। 15 मिनट तक यही सब चलता रहा, और ये कंफर्म करते रहे कि जो मारा गया आदमी है वो ओसामा है कि नहीं। इन्होंने ओसामा की हाइट भी नापने की कोशिश की, लेकिन मेजरिंग टेप जो था उसको लाना भूल गए थे। इसके बाद जो ट्रांसलेटर था वो ओसामा की बेटी सुमायान और मरियम से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो मरियम तो झूठ बोल देती है, वो कहती है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है ये, लेकिन सुमैया जो थी वो सच बोल देती है कि उसका फादर ओसामा है। और फिर डबल कंफर्म करने के लिए तीसरी बेटी जो 11 साल की थी सैफैया, इससे भी पूछा जाता है, ये भी कहती है कि ओसामा है। और फिर ओसामा की दूसरी वाइफ खैरिया जो थी उससे पूछा जाता है, तो वो भी ये कहती है कि ये जो आदमी मारा गया ये ओसामा ही है। और तब जाके जो नेवी सील की टीम थी उनको कंफर्म होता है कि उन्होंने ओसामा को मार दिया। और फिर इसके बाद ये अफगानिस्तान में बैठे मैकरेवन को सैटेलाइट फोन से कॉल करके बोलते हैं जेरोनिमो इकिया। जेरोनिमो सीआईए की टीम ने ओसामा का निकनेम रखा था, और इकिया का मतलब एनिमी किल्ड इन एक्शन। सेम चीज व्हाइट हाउस में भी बता दी जाती है। और इसके बाद CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर जो था, जो एज अ बैकअप था, वो भी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है। और इसके तुरंत बाद ये लोग कंपाउंड की जितनी भी औरतें और बच्चे थे सबको ये जो सब्जी वाला एरिया था वहां पे इकट्ठा करके खड़ा कर देते हैं। ओसामा के रूम से जितनी भी हार्ड ड्राइव थी, सेल फोन थे, पेपर्स, कैमरा, DVD सब ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और जो प्लेन क्रैश हुआ था उसको सील टीम
से उड़ा देती है, बस उसका जो टेल वाला पार्ट था वो रह जाता है। जब वो उड़ा रही होती है इस प्लेन को तब भी बहुत तेज आवाज होती है। और शोएब अतर जिसने पहले भी ट्वीट किया था उसने इस धमाके के बारे में भी ट्वीट किया था आवाज सुनते ही। और फिर इसके बाद 2:26 पे दोनों हेलीकॉप्टर अलग अलग रूट पकड़ के पाकिस्तान से निकल गए ताकि इन्हें ट्रैक ना किया जा सके। और ओसामा की बॉडी के सैंपल जो थे इन्होंने दोनों हेलीकॉप्टर में अलग अलग बांट लिए थे ताकि अगर इनके ऊपर कोई अटैक हो या क्रैश हो तो दोनों में से एटलीस्ट एक सैंपल बचा रहे। इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में 40 मिनट लगे। इसके बाद ये लोग ओसामा की बॉडी को लेके अफगानिस्तान पहुंचते हैं, जलालाबाद के अंदर। वहां डीएनए टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है ओसामा के फैमिली मेंबर के डीएनए से मैच करने के लिए। और ओसामा के कपड़े वगैरह उतार के बॉडी वगैरह चेक करते हैं, उसके कपड़ों में से 500 यूरो मिलते हैं। और जब फिर एक्चुअल में कंफर्म हो जाता है कि ये ओसामा ही है तो 11:35 पे ओबामा पूरी दुनिया को बताते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन कंडक्ट किया पाकिस्तान के अंदर और ओसामा को मार दिया। ये जो स्पीच बोली थी ये भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। और उसके बाद ये लोग ओसामा की जो बॉडी थी उसको V-22 एयरक्राफ्ट में डाल के मुस्लिम रिचुअल्स के साथ अरेबियन सी में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सुबह के 3:45 हो गए थे और सारी चीजें पता चल गई थी पाकिस्तान के अंदर भी। आर्मी वगैरह कंपाउंड की लोकेशन पे पहुंच गई थी। वहां से जो ओसामा की वाइफ और बाकी बच्चे थे उनको निकाल के एक पर्दे वाली बस में हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब इंटेरोगेशन हुई तो पूरा सिनेरियो उनके बच्चे और उनकी वाइफ ने बताया कि उस रात हुआ क्या और 5 साल से कैसे वो यहाँ पे रुके हुए थे। ओसामा के रूम से जो फाइल मिली थी उसको जब CIA ने पब्लिक किया तो उसमें ओसामा ने अपने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री वगैरह मंगा के देखी थी। तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी वो आउट किया था। उसमें ओसामा जो एडल्ट कंटेंट देखता था वो भी था, बच्चों के गेम्स थे, जर्नल्स थे कि आगे अलकायदा को क्या क्या करना है और कैसे करना है वो सब भी थे। तो इस तरीके से ओसामा पकड़ा गया। और ये जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सील टीम को बहुत अप्रिसिएशन मिला। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली तो सील टीम ने कर लिया था, लेकिन ये लोग मेजरिंग टेप ले जाना भूल गए थे। तो ओबामा ने मजाक उड़ाते हुए सील टीम को एक मेजरिंग टेप भी गिफ्ट दिया था। और फिर इस तरीके से यूएस ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आदमी को 10 साल लगा के पकड़ा। अपने व्यूअर्स के लिए मैंने सीखो ऐप पर एक शो लॉन्च किया है जहां मैं एक एक्सक्लूसिव क्रिएटर हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा वो बातें जो आपको एक एस्टैब्लिश यूट्यूबर बनाने में हेल्प कर सकती है। आज रात 9 बजे इस शो का पहला एपिसोड कैसे अपने चैनल की निश सेलेक्ट करें लाइव होगा। हर हफ्ते एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो सीखो ऐप डाउनलोड करके ये शो जरूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया।